नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए वोटिंग शुरू। रायबरेली और इलाहाबाद समेत 12 जिलों की 53 सीटों के लिए 680 उम्मीदवार। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के आज आएंगे नतीजे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। बीएमसी की 227 सीटों पर शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। भारत का युगांडा के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। कृषि, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति। पृथ्वी के आकार के करीब 7 नए ग्रहों का खुलासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूरी 3 ग्रहों का पर जीवन की संभावना का दावा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में आज से पहला टेस्ट। लगातार 19 मैच जीतकर जोश में टीम इंडिया। 2005 के बाद भारत में एक भी टेस्ट नहीं जीती है मेहमान टीम। और सबसे पहले बात होगी चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र की 19 सीटों समेत 12 जिलों की 53 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। 19,487 मतदान केंद्रों पर 21,436 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौर में जहां मतदान हो रहा है उनमें रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर के अलावा जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों की सीटें शामिल हैं। चौथे दौर में 1,84,82,166 मतदाता 680 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट ललितपुर और सबसे छोटी अयाज शाह है। सबसे ज्यादा 53 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 48 पर बीजेपी, 39 पर आरएलडी, 33 पर समाजवादी पार्टी, 25 पर कांग्रेस और 199 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इलाहाबाद उत्तरी सीट पर सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 24 सीट जीतकर अव्वल रही थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 15, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 5 और पीस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार हालांकि समीकरण बदले हुए हैं। ऐसे में हर पार्टी ने जीत के लिए यहां पूरी ताकत झोंकी है। इस दौर में निर्दलीय प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य, रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह, इनके अलावा कई बड़े चेहरों की किस्मत इस दौर में दांव पर लगी हुई है। और हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों पर हमारे साथ मौजूद हैं। कृति मिश्रा हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ी हैं, हमारे साथ महोबा से जुड़े हैं पंचानन मिश्रा और साथ ही झांसी से मौजूद है हमारे संवाददाता रवीन सिंह शोरान। सबसे पहले झांसी का रुख करूंगी। रवीन, कैसा उत्साह दिख रहा है, कैसी कतारें दिख रही हैं? बुंदेलखंड की जनता आज किस तरह का संदेश देगी जागरूकता के मामले में? जी देखिए, सवेरे से ही जिस तरीके से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर युवाओं में और बुजुर्गों में विशेष तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख पा रही हैं कि इस तरीके से ये मतदान केंद्र जो है इसको सजाया गया है। यहाँ पर वोटरों की भीड़ अभी लगी हुई है। मतदान केंद्र को जिस तरीके से सजाया गया है, एक आदर्श मतदान केंद्र इसको घोषित किया गया है, जिसमें गुब्बारों से, फूल मालाओं से और रेड कारपेट बिछा के मतदाता जो आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। विशेष सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए एक लंबा
जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चलाया था यहाँ के लोकल स्थानीय प्रशासन ने। और उसके बाद जिस तरीके से सवेरे से ही जो मतदाताओं की संख्या यहाँ पर आनी शुरू हो गई है, उससे चुनाव आयोग जो है काफी उत्साहित लग रहा है। उनको उम्मीद है कि जो पिछले 3 चुनाव चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, उससे अधिक इस बार मतदान की यहाँ पे संभावना है। बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है, उनके लिए व्हील चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं, पानी की सुविधा, फर्स्ट एड जो है उसका भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह की अगर दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिनसे डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं। किसी मशीन में खराबी है, तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा का जहां तक मसला है, क्योंकि सुरक्षा की बात करेंगे जरूर रवि, हम आपके पास लौटेंगे। से लेके जिस तरह की तैयारियां आपने बताई, हम जान लेते हैं कि महोबा में किस तरह की तैयारियां हैं। पंचानन मिश्रा महोबा से हमारे साथ जुड़े। पंचानन, किस तरह का उत्साह सुबह सुबह देखने को मिल रहा है, और महोबा में तैयारियों की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है आज मतदान को लेकर? यहाँ प्रीति देखिए, झांसी की तरह महोबा भी बुंदेलखंड की जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और हम इस वक्त मौजूद हैं महोबा की विधानसभा सीट पर। और बताने से बेहतर है कि तस्वीरें बयां कर दें कि आपको लाइनें पीछे से नजर आ रही हैं। सुबह 7 बजे से पहले जब यहाँ पर वोटिंग के लिए नहीं खुला था ये मतदान केंद्र, उसके तब से लाइन यहाँ पर मौजूद है। लोगों में उत्साह है। लोगों से अगर बातचीत करें आप तो ये पता लग जाएगा कि लोग यहाँ पर बदलाव और विकास उसकी बात कर रहे हैं लगातार, कि विकास होगा और उसके लिए वोट करेंगे। लोगों में जागरूकता नजर आती है। ऐसा लगता है कि जो बुंदेलखंड को, जिसको हम पिछड़ा इलाका मानते हैं, लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, ये बात सच है। लेकिन इस बार हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे बुंदेलखंड में उत्साह लोगों में ज्यादा है और जागरूकता भी साथ साथ है। तो बदलाव की लोग बात जरूर कर रहे हैं। और ये मतदान की जो लाइन है वो ऐसा लगता है कि पिछले जो 3 चरण रहे हैं जहां पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, इस बार भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर वोट अच्छे खासे पड़ने वाले, क्योंकि 6 यहाँ पर बूथ बने हुए हैं और सबके सब में जो है हम अच्छी तादाद में सुबह 7 बजे की पहले से ही लाइनें देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा मतदान यहाँ देखने को मिलेगा बुंदेलखंड के क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है। आइए अब इलाहाबाद रुक करते हैं। कृति मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कृति, लगातार आपने जागरूकता के बारे में तमाम अपडेट हमें दिए, किस तरह की मुहिम चल रही है, और निजी क्षेत्र के लोग भी तमाम मुहिम चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और वोट करें। आज किस तरह की तस्वीर इन सब जागरूकता अभियान के बाद अब नजर आ रही है इलाहाबाद में सुबह सुबह, कैसी तस्वीर है? जी प्रीति, देखिए 2012 के चुनाव की अगर मैं बात, तकरीबन 56% वोटिंग परसेंटेज था इलाहाबाद में। लेकिन इस बार चुनाव आयोग सिस्टमैटिक तरीके से वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। इसका नतीजा हमको दिख सकता है कि देखिए सुबह 7 बजे से ही लोग आ चुके हैं, कतारों में खड़े हुए हैं, महिलाएं हैं जो आ रही हैं, और खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स है जिनमें काफी एक्साइटमेंट है पहली बार अपने वोट को देने की, अपने मत का प्रयोग करने के लिए। सुरक्षा का इंतजाम भी चाक चौबंद है, और उसके उलट एक नई मुहिम भी चलाई है इलेक्शन कमीशन ने। मेरे साथ है अनामिका शुक्ला जी, जो सबसे पहले सुबह सुबह आई थी 7 बजे। उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो पहली ऐसी मतदाता हैं जिन्होंने आकर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की मुहिम से, इलेक्शन कमीशन की इस तरह की कोशिशों से जो मतदाता हैं वो काफी इंस्पायर हो रहे हैं, काफी प्रेरित हो रहे हैं, और बड़ी संख्या में सुबह से ही निकल कर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी प्रीति। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए, तमाम इस चरण के बड़े चेहरों और तमाम मुद्दों की बात की जाए, कितना खास है ये चरण प्रीति? जी हाँ प्रीति, देखिए सारी ही पार्टीज के लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर 2012 की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी। इसीलिए इस बार गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर उनको अपनी जीत दोहरानी है इस चौथे चरण में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। लेकिन 2014 में बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लीड रही थी, उनको सारी सीटों पे, न सिर्फ सीटों पे लीड बल्कि जो विनिंग मार्जिन था वो काफी ज्यादा था। तो इस तरह से सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपने देखा था जिस तरह से कैंपेन चला था, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर, शब्दों के बाढ़ चले थे सारी पार्टियों के बीच में। तो जाहिर तौर से जो मुद्दे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो भी पार्टियों की स्ट्रैटेजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी पार्टियों ने बहुत कोशिश की है कि वोटरों को लुभाकर अपने पक्ष में करें, और अब किस्मत का फैसला वोटरों के हाथ में है। बिल्कुल, तमाम नजरियों से ये चरण अहम, और जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आज, उत्साह भी इलाहाबाद में भी लग रहा है कम देखने को नहीं मिलेगा। सुबह से ही लोग लाइनों में लगे, और आपने दिखाया हमें किस तरह से जो पहले वोट करने आए उनको सर्टिफिकेट दिया गया। इसके अलावा भी और तमाम इंतजाम हैं जो किए जा रहे हैं, इनका किस तरह का असर आपको लग रहा है पड़ेगा? हम जानते हैं कि पहली बार
जो वोट करते हैं, जिनकी उम्र 18 साल हुई होती है, जो पहली बार वोट करते हैं, उन्हें भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इस तरह की मुहिम का कितना असर है? जी हाँ प्रीति, देखिए बहुत कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने लोगों को समझाने की कि उनके वोट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्वीप प्रोग्राम के तहत बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां पर लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की गई है। और खासकर जो बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने है वो जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर मतदाताओं को प्रेरित करना कि वो अपने घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। सिर्फ इतना ही नहीं प्रीति, इलेक्शन कमीशन के अलावा जो जितने फूड जॉइंट्स हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने भी अपनी तरह की मुहिम छेड़ी है कि अगर आप वोट करके अपनी उंगली पर वो इंडेलिबल इंक का निशान दिखाएंगे तो आपको 10%, 20% तक उस दिन आपको खाने पर ऑफ मिलेगा। तो इस तरह की सारी मुहिम चलाई गई है लोगों को और जागरूक बनाने के लिए, ताकि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आए और ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसको और अच्छे से मनाएं और जितने भी लोग हैं वहां वो आकर अपने जो भी कैंडिडेट को वो सही समझते हैं उसको वोट डालें और पार्टी को बिल्कुल देखना होगा इस मुहिम का आज कैसा असर होता है। यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद, जहां 12 सीटें हैं। देखना होगा इलाहाबाद में किस तरह मुहिम का असर होता है और किस तरह बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलते हैं और वोट देने जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति। लगातार आगे की बुलेटिन में आपके पास हम आकर वोटिंग को लेकर ताजा अपडेट लेते रहेंगे। रविंद्र सिंह शोरान, पंचनन मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए और आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 5वें और 6ठे दौर के लिए चुनावी जनसभाओं में तमाम नेता जमकर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें और 6ठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियों में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच और श्रावस्ती में रैली की और कालेधन, नोटबंदी से लेकर आतंकवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। जनता इतने वर्षों में अभी तक नहीं समझ पाई इनकी मन की बात। बताओ कोई समझ पाया? और हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि कब करोगे काम की बात, ये भी बता जाओ हमें। कोई एक काम किया हो तो बताओ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर राज्य में अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इससे पहले पीटीआई से बातचीत में अमित शाह ने यूपी में बीएसपी समेत किसी और पार्टी से चुनाव बाद गठबंधन से साफ इनकार किया। उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जाहिर किया। ये 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो क्रम चला है, ये बुआ भतीजा का जो शासन चला है, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सिद्धार्थनगर और फैजाबाद में रैली की। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता समाजवादी पार्टी के आतंक से गुस्से में है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पार्टी की खराब हालत देखकर गलत बयानबाजी पर उतर आए हैं। अपने खुद के व प्रदेश के हित में भी अपना वोट यहाँ सपा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 6ठे दौर में 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर आज सभी की निगाहें बीएमसी चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 10 शहरों में नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 21 फरवरी को हुए मतदान में महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण बीएमसी सहित 10 नगर निगमों के चुनाव के लिए करीब 56% लोगों ने मतदान किया था। मंगलवार को ही 11 जिला परिषदों और 118 पंचायत समितियों के लिए चुनाव में 69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शिवसेना 2 दशक से भी ज्यादा समय से बीएमसी की सत्ता में है और बीजेपी शिवसेना ने इस बार अलग अलग नगर निकाय चुनाव लड़ा है। कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस ने भी कड़ी चुनौती पेश की है। ऐसे में सबको बीएमसी के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। बहुमत परीक्षण को मद्रास हाईकोर्ट से चुनौती देने वाली डीएमके को राहत नहीं मिली है।
कोर्ट ने पार्टी से सबूत देने को कहा है। उधर डीएमके समर्थकों ने बहुमत परीक्षण के खिलाफ कल तमिलनाडु में भूख हड़ताल की। एआईएडीएमके ने स्पीकर के फैसलों का बचाव किया। इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी है। तमिलनाडु में बुधवार को डीएमके समर्थकों ने दिन भर अनशन कर 18 फरवरी को हुए बहुमत परीक्षण का विरोध किया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन तिरुचिरापल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे। इसमें आईयूएमएल और तमिल मनीला कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। स्टालिन ने 18 फरवरी को विधानसभा की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। डीएमके ने विधानसभा की कार्यवाही को चुनौती दी है। कोर्ट ने डीएमके से कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग जमा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। கிடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வீடியோ ஆதாரங்களை நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க இருக்கிறோம். கூவத்தூரில் இருக்கக்கூடிய தனியார் ரிசார்ட்டில் उधर एआईएडीएमके ने कहा है कि विश्वास मत के दौरान एआईएडीएमके के विधायक शांत थे, इसलिए डीएमके अब स्पीकर पर आरोप लगा रही है। Since these people stayed there obstructing the proceeding of the House and refusing to obey the order of the Speaker, Speaker has no other alternative except to throw them. डीएमके ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। इसके लिए विधानसभा सचिव को मंगलवार को चिट्ठी सौंपी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रोजलाई लिजिएत्सूर नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें राज्यपाल पीबी आचार्य ने कोहिमा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 81 साल के श्रोजलाई के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हालांकि श्रोजलाई अभी विधानसभा के सदस्य नहीं है और उन्हें 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होगी। इससे पहले श्रोजलाई 8 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। महिला आरक्षण पर लंबे विरोध के बाद 19 फरवरी को टीआरयू जेलियांग ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सत्ताधारी नगा पीपल्स फ्रंट ने श्रोजलाई को विधायक दल का नेता चुना था। जेलियांग के इस्तीफे के बाद आदिवासी संगठनों ने 22 दिन पुरानी हड़ताल खत्म कर दी थी। आदिवासी संगठन शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी सरकार को आफ्स्पा हटाना चाहिए। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि कांग्रेस की सरकार के समय सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को नहीं हटाया जा सका। बुधवार शाम एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि भारत अपने पड़ोसी से दूर नहीं भाग सकता, इसलिए पाकिस्तान के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने की जरूरत है। पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान के मामले में केंद्र सरकार की नीति की आलोचना भी की। केंद्र सरकार ने सोलर ऊर्जा क्षमता दुगनी करने को मंजूरी दे दी है। सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट से नेपाल में बन रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को भी सहमति मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन क्षमता को 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर दोगुना करने को मंजूरी दी। इस योजना में देश भर में 50 सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। हर पार्क की क्षमता 500 मेगावाट होगी। इसके लिए 2 साल में 8,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। This policy will also permit the participation of private entrepreneurs who will be selected through a very transparent and equal opportunity policy by the state governments, and we shall be giving a central financial assistance of 20 lakh rupees per megawatt. केंद्र सरकार ने नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी है। पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर बन रही इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 5,723 करोड़ रुपए है। This project Arun 3 will generate 900 megawatt of hydropower. The project is expected to achieve financial closure by September this year and be implemented in 5 years thereafter. कैबिनेट से ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया के बीच विमानन के क्षेत्र में हुए समझौतों को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पोलैंड के साथ कृषि से जुड़े समझौते को भी सहमति दी गई है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायिक तंत्र में बड़े बदलाव पर जोर दिया है। राष्ट्रपति भवन में न्यायिक सुधारों से संबंधित एक पुस्तक विमोचन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशल शासन से न्यायपालिका पर बोझ कम हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहन ने उम्मीद जताई है कि जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2 हफ्ते के भीतर तय कर लिया जाएगा।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायिक सुधारों के लिए काम करने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स पुस्तक विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि 6 दशक से ज्यादा पहले स्थापित देश के न्याय मंत्र में बड़े बदलाव की जरूरत है। It is high time for all of us to collectively not only think but also to act. How to address this issue? Without bench, without adequate infrastructure, we cannot have any sorts of reforms worthwhile. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुस्तक की पहली प्रति भेंट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशल शासन से न्यायपालिका पर बोझ कम हो सकता है। लेकिन मेरा मन करता है कानून खत्म करने के लिए ही मैं प्रधानमंत्री बनूं, और मैंने वादा किया था मैं पर डे कानून खत्म करूंगा। अब तक 1200 कर चुका हूं। ये बात सही है कि एफिशिएंट गवर्नेंस जुडिशरी का बोझ बहुत कम कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने उम्मीद जताई कि जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2 हफ्ते के भीतर तय कर लिया जाएगा। As is the expected position in the book, that we have been at it regularly for hours, almost every day, trying to finalize the memorandum of procedure, and I hope and expect that we will finalize it in the next 2 weeks. जस्टिस खेहर ने सुप्रीम कोर्ट समेत दूसरे न्यायालयों में खाली पदों को जल्द भरने की बात भी कही। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की किताब जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स में न्यायिक सुधारों का जिक्र किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और युगांडा ने व्यापार, निवेश और कृषि समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के युगांडा के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर भी जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति अफ्रीकी देशों की 5 दिन की यात्रा पूरी करके आज भारत वापस लौटेंगे। बुधवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। युगांडा की राजधानी कंपाला में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और युगांडा के बीच व्यापार भले ही अच्छा हो, लेकिन इसे और विस्तार दिया जा सकता है। Uganda's expanding economy offers business opportunities for Indian companies in a variety of sectors. We encourage our companies to remain engaged and invest in the opportunities that the Ugandan economy presents. भारत और युगांडा ने ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से कहा कि व्यापार के मामले में भारतीय कारोबारी युगांडा में कई चीजों का विनिर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से कारोबारियों को काफी फायदा हो सकता है। The Indian manufacturers in a wide range of areas can benefit very considerably, and what the Honourable Minister said a few minutes back, by factoring in the thought that they are not looking at a modest market in Uganda only, but on a much wider market of the Eastern African community and surrounding areas. इससे पहले उपराष्ट्रपति ने युगांडा के उपराष्ट्रपति के सचिवालय में अपने समकक्ष एडवर्ड ससेकांडी से द्विपक्षीय वार्ता की। आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 2 अफ्रीकी देशों की 5 दिवसीय यात्रा करके भारत लौटेंगे। यात्रा पूरी करने से पहले उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। स्मिता नायर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के आकार के करीब 7 ग्रह खोजने का खुलासा किया है। ये सभी ग्रह पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूर हैं। नासा के मुताबिक इनमें 3 ग्रहों पर जीवन की संभावना है। 7 ग्रहों पर पानी होने की भी संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 6 ग्रहों में धरातल का तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ये ग्रह ट्रेपिस्ट-1 नाम के तारे का चक्कर लगाते हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने पहले भी सौर मंडलों का पता लगाया है, लेकिन ये पहला मौका है जब पृथ्वी के आकार के इतने सारे ग्रह को खोजा गया है।
और बात करते खेलों की, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से पुणे में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने 40 जबकि भारत ने 24 मैच जीते हैं। हालांकि अपनी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पल्ला हमेशा से भारी रहा है। दोनों देशों के बीच भारत में 46 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। इनमें भारत को 19 और ऑस्ट्रेलिया को 12 मैचों में जीत मिली है। हालिया रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने अगस्त 2015 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं गंवाया है। पुणे में खेला जाने वाला यह पहला टेस्ट मैच होगा। वीनस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन के नाम से मशहूर हिंदी फिल्मों की अदाकारा मधुबाला की आज पुण्यतिथि है। मधुबाला को उनकी अदायगी और सौंदर्य के लिए आज भी सिने प्रेमी शिद्दत से याद करते हैं। गाना शकील बदायूं का, संगीत नौशाद का और नृत्य निर्देशन लच्छू महाराज। लेकिन जब पर्दे पर मधुबाला ने इसे निभाया तो सेंसुअलिटी को पर्सोनिफाई कर दिया, जिसकी मिसाल अब तक तो नहीं मिली है। 9 साल की उम्र में बेबी मुमताज फिल्म बसंत में दिखाई दी। 14 साल की उम्र में जब वो पहली बार हीरोइन के रूप में केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल में आई, तब भी वो मुमताज ही थी। हालांकि उनकी खूबसूरती को देखकर देविका रानी जी ने उन्हें मधुबाला का नाम दिया। क्या आप ये अमरनाथ वकील हैं? आपको इसमें शक क्यों है? सीने की सूरत से तो आप भले आदमी मालूम। सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हो। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरज़ू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवरदिगार, मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफाई कर सकूं। 1949 में फिल्म महल के रिलीज होने के साथ पूरा देश मधुबाला का मुरीद था। मधुबाला की खूबसूरती कभी रूहानी लगती थी, कभी बस एक चंचल लड़की का लड़कपन, कभी ऐसी कि दिल धड़कना ही भूल जाए। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। उनकी इस रेंज के पीछे छिपी थी कमाल की अदाकारी, जो मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और अनारकली में देखने को मिलती है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रभाकर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए वोटिंग जारी। रायबरेली और इलाहाबाद समेत 12 जिलों की 53 सीटों के लिए 680 उम्मीदवार। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के आज आएंगे नतीजे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। बीएमसी की 227 सीटों पर शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। भारत का युगांडा के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। कृषि, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति। पृथ्वी के आकार के करीब 7 नए ग्रहों का खुलासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूरी 3 ग्रहों पर जीवन की संभावना का दावा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में आज से पहला टेस्ट। लगातार 19 मैच जीतकर जोश में टीम इंडिया। 2005 के बाद भारत ने एक भी टेस्ट नहीं जीती है मेहमान टीम। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।